हेलो स्टूडेंट, आज हम नई कविता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नई कविता की कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है। तो प्रयोगवाद के अनंतर जो तीसरे तार शतक के प्रकाशन के बाद आधुनिक हिंदी साहित्य में कविता का एक नया रूप उभर कर आया, जिसे हम साठोत्तरी हिंदी कविता में नई कविता की संज्ञा से अभिहित किया गया। इससे पूर्व से अकविता, ना कविता, अस्वीकृत कविता, विद्रोही कविता, प्रसिद्ध कविता, समसामयिक कविता और भूखी पीढ़ी की कविता आदि कई नामों से पुकारा जाता था। तो कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा, किंतु आज नई कविता अस्पष्टता आदि के कुहासों को पार करते हुए सर्वसम्मत रूप से नई कविता के नाम से जानी जाती है। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे, बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। इस प्रकार ये दोनों ही काव्य धाराएं विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 तक की कविताओं में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सन 1943 से 1953 तक की कविता को प्रयोगवाद एवं 1953 के बाद की कविता को हम नई कविता के नाम से जानते हैं। हिंदी में नई कविता का कथ्य परंपरा से थोड़ा सा अलग है। नवीन विषयों को नवीन शैली में अभिव्यक्ति होने के कारण नवीनता इस काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त बौद्धिकता, क्षणिकता और मुक्त यथार्थवाद को भी नई कविता की प्रमुख विशेषताओं में गिना जाता है। नई कविता के प्रमुख कवियों में आपके कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण प्रमुख कवियों के नाम लिए जाते हैं। नई कविता के प्रचार प्रसार का से कुछ पत्रिकाओं को भी दिया जाता है। नई कविता का प्रचार कैसे हुआ, जिनमें प्रमुख रूप से प्रतीक जो अज्ञे के संपादन काल में निकलती थी, इसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में सन 1954 में प्रारंभ हुई नई कविता नामक पत्रिका निकष, पाटल, कल्पना तथा दृष्टिकोण आदि वो पत्रिकाएं हैं जिन्होंने नई कविता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रयोगवादी एवं नई कविता की प्रमुख कृतियों में तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के अतिरिक्त कुछ अज्ञे की रचनाएं जैसे हरिघास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, नरेश मेहता की वन पाखी सुनो आदि कविताओं के नाम को जो प्रयोगवादी कवि हैं, उनकी कविताओं को हम नई कविता में रख सकते हैं। नई कविता विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हटकर थी। विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ इसमें नवीनता, मुक्त यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन तथा लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई, वहीं शिल्प की दृष्टि से भाषा में इसमें नए हमें प्रयोग देखने को मिले। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि नई जो कविता है या काव्य धारा है, उसको हम कुछ प्रवृत्तियों के आधार पर और स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है नवीनता। नई कविता में नयापन है। भाव, विषय, वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से वह परंपरा से विच्छेदन की कविता है। आगे ने इसी कारण इन कवियों को राहों का अन्वेषणी कवि कहा है। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति अदम्य आकर्षण ने इन्हें कुछ ऐसा करने को बाध्य किया है जो पुरानी कविता में हमें देखने को नहीं मिलता। नए कवि नवीन मूल्यों की स्थापना करने को हर वक्त उत्सुक रहते हैं और अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। मुद्रा राक्षस जी लिखते हैं, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। नवीनता के प्रति आग्रह रहने के कारण ही नई कविता में नए विषय चुने गए। इस कविता में पहली बार हम देखते हैं कि कंक्रीट के पोर्च
चाय की प्याली, सायरन, रेडियो की आवाज, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टूटना, बाथरूम, क्रोशिया, गरम पकौड़ी, मूत्र संचिका जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको नई कविता के कवियों ने अपनी कविताओं का विषय बनाया। जैसे आज्ञा जी लिखते हैं, मूत्र सिंचित मृत्तिका के व्रत में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव, धैर्य धन गदहा। तो इसमें इन्होंने मूत्र संचिका और इसके आधार पर गधे को नवीन वो देते हुए आगे ने उसका चित्रण किया है। दूसरे नंबर पे आपका आता है बौद्धिकता। परंपरागत कविता में जहाँ भावना की प्रधानता है, वहीं नई कविता में हम देखते हैं कि बौद्धिकता की प्रधानता ज्यादा रहती है। आज का कवि भावनाओं की कैद से छूटकर बुद्धि के दुर्ग में बैठकर वहाँ शब्दों का ताना बाना बुनता है। बुद्धि के दुर्ग से तात्पर्य है कि वह एक ऐसे किले में बैठा हुआ है अपनी बुद्धि की गिरफ्त में, वहाँ पे नए नए शब्दों का ताना बाना बुनता है। वो वहाँ का शासक होता है। नया कवि पाठक के हृदय को झंकृत करने के स्थान पर उसकी बुद्धि को झकझोर देता है, उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही नई कविता में रागात्मक प्रवृत्ति जो है उसका हमें ह्रास होता हुआ दिखाई देता है और विचारात्मकता की भी वृद्धि इसमें बड़ी, क्योंकि बुद्धि विचारों से चलती है। तो नवीन कविता में हम देखते हैं कि विचारात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ी हुई हमें नजर आती है। कविता निश्चित रूप से हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं है, किंतु उसे हम जब बलपूर्वक किसी किले में कैद करने का प्रयास करते हैं तो उसकी आत्मा मर जाती है। यही कारण है कि नई कविता जो है वो हमारी बुद्धि को तो झकझोर देती है, लेकिन हमारे हृदय को ज्यादातर छू नहीं पाती है। अतिशय बौद्धिकता का ही यह दुष्परिणाम है कि नई कविता रसीन हो गई है और उसमें साधारणीकरण की क्षमता नहीं रही है। डॉक्टर धर्मवीर भारती नई कविता के उपलक्ष्य में अपनी बौद्धिकता का समर्थन करते हुए लिखते हैं, प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। डॉक्टर देवराज की कुछ पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धि से सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों के ताप को नापने का प्रयास किया है। कवि डॉक्टर देवराज लिखते हैं, मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही, मेरी अतर्क शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत को चाप रही। यहाँ पे नई कविता के जो कवि है वो हर चीज को एकदम नहीं मान लेते, उनको तर्क तथा बुद्धि के आधार पर ही चीजों को लोगों को समझाने और समझते हैं। तो अब तीसरे नंबर पे आती है अतिशय व्यक्तिकता। नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है अतिशय व्यक्तिकता। नए कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को काव्य का विषय बनाया है। यद्यपि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि कभी अपने व्यक्तिगत जीवन से एकदम असंपृक्त रहकर काव्य रचना की प्रवृत्ति नहीं कर सकता। व्यक्तिगत जीवन का सत्य काव्य में स्फुरित रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो कविता, कहानी कुछ भी लिखता है तो वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई किसी घटनाओं या उससे संबंधित किसी न किसी चीज की वजह से वो इस तरह से अपनी रचनाओं की ओर प्रवृत्त होता है। तो नए कविता के जो कवि थे उनकी भी एक प्रमुख प्रवृत्ति थी कि वह अपनी अतिशय व्यक्तिकता को अपनी कविताओं में उन्होंने दिखाया है। व्यक्तिगत जीवन का सत्य काव्य में उन्होंने स्फुरित किया है। भारतेंदु युग एवं छायावादी युग के कवियों में भी व्यक्तिकता की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, किंतु प्रयोगवादी युग के कवियों ने अतिशय व्यक्तिकता की झोंक में कहीं कहीं तो कविता की आत्म विज्ञापन सा बना दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले के कवि थे जो भारतेंदु युग के हों या छायावादी युग के हों, उन कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया, लेकिन जो नई कविता के कवि हैं उन्होंने इतना ज्यादा कर दिया है तो वो ऐसा लगता है जैसे एक विज्ञापन टाइप का है। जैसे उदाहरण के लिए भारत भूषण जी ने लिखा है, साधारण नगर के एक साधारण घर में
मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। कवियों ने अपने विक्षोभ, निराशा, कुंठा, सफलता तथा असफलता को काव्य में निबद्ध करके आत्म तृप्ति का अनुभव किया है। इस काव्यधारा में उपलब्ध व्यक्तित्वता इतनी आत्म केंद्रित है कि उसमें किसी अन्य रस की अनुभूति नहीं होती। मतलब उनका व्यक्तिगत पर्सनल चीजें उसमें इतनी ज्यादा आ गई हैं, ऐसा नहीं लगता कि उसमें किसी अन्य रस की हमें अनुभूति हो रही है। अब आपका आता है क्षणवादिता। नया कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकार करता है, क्षणवाद में विशेष महत्व रखता है। उसे कल पर विश्वास नहीं है, भविष्य का भी भरोसा नहीं है, इसलिए वह वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह से भोगने का आकांक्षी है। कुछ पंक्तियां जैसे अज्ञे जी ने लिखी हैं। आओ हम उस अतीत को भूलें, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपने रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। तो आगे यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज हम है तो जरूरी नहीं है कल हो, तो इसलिए जो कुछ भी है संसार में हम इसी क्षण जी लें, इसी क्षण कर लें। तो इस नई कविता के जो कवि हैं वो क्षण के महत्व को अपने कविताओं के माध्यम से व्यक्तियों को तक पहुंचाया कि क्षण का एक एक क्षण का व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व होता है। मानव मूल्यों के विघटन, सामाजिक विषमताओं एवं युद्धों की विभीषिकाओं के कारण निराशा के स्वर नई कविता में हमें व्याप्त दिखाई देते हैं। नई कविता का यह निराशावाद, तद्जनित क्षणवाद कुछ जो व्यक्तिगत कारणों से है, कुछ सामाजिक कारणों से है। कभी कभी व्यक्ति को अपने पर्सनल कारणों से होता है, कभी कभी उसको देश समाज की वजह से भी दुख होता है उसका दृष्टिकोण इस दशमान जगत के प्रति क्षणवादी है, अतः वह हर क्षण को पूर्णतः भोगने का आकांक्षी है। मतलब नई कविता के जो कवि कहते हैं, नई कविता का परिस्थितियां भी वो उसी समय थी, युद्ध वगैरह की विभीषिकाएं वगैरह चल रही थी देश में विदेश में। तो नई कविता के कवियों ने हर संभव ये माना कि व्यक्ति को अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग करना चाहिए। अब आपका आता है पांचवा, अनुभूति की सच्चाई एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण। दोनों अनुभूति की सच्चाई और यथार्थवादी दोनों वस्तुतः इस कविता के मुख्य तत्व हैं। किस कविता के? नई कविता के। अनुभूति की सच्चाई का संबंध चाहे एक क्षण से हो या समुचित काल से हो, कोई भी एक क्षण हो या पूरा समय हो, उस समय का किसी सामान्य व्यक्ति का हो या विशेष पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, वह सब कविताओं के लिए मूल्यवान है। आज का अभिनव बुद्धिवाद आधुनिक कवि की यथार्थ दृष्टि से सन्निपात है, यही उसके मानव की चेतना की पहचान भी है। मनुष्य का दर्द मूलतः एक है और आज का कवि बड़ी ईमानदारी के साथ उसे संवेदनात्मक रूप ढंग से व्यक्त करना चाहता है। तो कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि मनुष्य चाहे कोई भी हो, देश में हो, विदेश में हो, गरीब हो या अमीर हो, सबका दुख एक ही समान होता है। और नई कविता के कवियों ने इन व्यक्तियों के दुख को सबको एक ही माना है। आगे अपने शब्दों में लिखते हैं, चेहरे थे असंख्य, आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दर्द सभी ने जाना था। अब आपका आता है आधुनिक युगबोध। आधुनिक युगबोध नई कविता की प्रमुख विशेषता है। आधुनिक युगबोध में नई कविता के कवि कहीं ना कहीं प्रयोगवादी कवियों से बहुत प्रभावित थे। कुछ कवि प्रयोगवादी नई कविता में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एकदम कोई नई काव्यधारा चालू होती है तो ऐसा नहीं है कि पुरानी काव्यधारा पूरी तरह से हट जाए, कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे पर प्रभाव रहता है। तो आधुनिक कवियों ने, प्रयोगवादी कवियों ने आधुनिक मानव के जीवन में विद्वान यातना, घुटन, संत्रास, कुंठा, द्वंद और निराशा को अपने काव्य का विषय बनाया। ये सारी चीजें जो घुटन है, कुंठा है, निराशा है, आज भी हम वर्तमान समय में लोगों के अंदर देख रहे हैं। तो नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने इनको अपने काव्य का विषय बनाया। इस कविता में ब्रह्म की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता को स्थापित किया।
अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का खंडन किया तथा वर्जनाओं को भी नकारा। वर्तमान जीवन के कटु सत्य को ईमानदारी से व्यक्त किया और परंपरागत मूल्यों को नवीन संदर्भों में जांचा और परखा। आधुनिक युग बोध के परिणाम स्वरूप नई कविता में एक ओर तो जिजीविषा हमें देखने को मिलती है, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा हमें देखने को मिलती है, तो दूसरी ओर उसमें यथार्थवादी एवं लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है। लघु मानव से तात्पर्य यहाँ छोटे व्यक्ति से भी है, जो मजदूर वर्ग से लेकर सड़क पे भीख मांगने से भी है। वो छोटे छोटे व्यक्तियों का, मध्य वर्गीय व्यक्तियों को, उन सबकी पीड़ा को इस युग के कवियों ने, नई कविता के कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया। इन कवियों की यह धारणा रही है क्योंकि न हम उसी यथार्थ की अभिव्यक्ति दें जिसे हम भोगते हैं, अनुभव करते हैं। अर्थात यहाँ कवि ये कहना, इसके युग के कवियों का कहने का मतलब ये है कि जो हम भोग रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, उस चीज को बताएं, उससे हटके क्यों हम अच्छी चीजें बताएं कि नहीं। अगर हम किसी से शोषित हो रहे हैं, कोई हमारा शोषण कर रहा है, तो हम उस चीज को साफ साफ बताएं। हम मजदूरी कर रहे हैं, हम तो उस चीज को साफ साफ बताएं। हम क्यों उस चीज को घुमा फिरा के अपने यथार्थ, अपने जीवन की कड़वी सच्चाइयों को क्यों ना लोगों के सामने रखें, अर्थात जिसे हम आत्मसात कर लेते हैं। व्यापक जीवन की बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें और तात्विकता का बड़े बड़े फलसफे कला के क्षेत्र में कोई महत्व नहीं होता है। दुख जीवन का कटु सत्य है, किंतु सत्य का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसे अज्ञे ने बड़ी सटीक से अपने शब्दों में व्यक्त किया है। अज्ञे जी लिखते हैं, उनकी बहुत फेमस लाइन है ये, दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखो। अब आपका आता है आधुनिक युगबोध। युगबोध हमें दूसरों से जोड़ता है, संभवतः इसीलिए कवि अपने दर्द के माध्यम से सबके दर्द को समझ लेता है। आंखों में टीस दर्द की अनुभूति उसके मन को सालने लगती है। मतलब कोई भी युग हो, हर युग का व्यक्ति एक दूसरे की पीड़ा को समझता है। और कवि है जो सब कहते हैं कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, तो कवि या लेखक के माध्यम से ही हम उस समाज को जानते हैं, परख सकते हैं और उसके दर्द को हम समझ सकते हैं। तो अज्ञे जी लिखती हैं, वह परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम है सब आंखों से, सब दर्दों से, मेरे चिर परिचय का। तो आधुनिक युग बोध है वो नई कविता में हमें कूट कूट के दिखाई देता है। इसी प्रकार अब आता है आपका जिजीविषा। जिजीविषा के स्वर भी हमें नई कविता में आधुनिक युग बोध के परिणाम स्वरूप ही देखने को मिलते हैं। जिजीविषा मतलब व्यक्ति के जीवन की इच्छा, क्योंकि जब हम देखते हैं व्यक्ति एक दूसरे का दर्द समझता है, एक दूसरे की तकलीफें और दुख में सहभागिता देगा, उसका साथ देगा, तो व्यक्ति को खुद ब खुद जीने की इच्छा जागृत होगी और वह सोचेगा कि हम कुछ कर सकते हैं और उसकी जीने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अभाव हो, चाहे संतरास हो, कुंठा हो, वो मानव के जीवन में कहीं ना कहीं रहती है, लेकिन मानव में जब तक जिजीविषा की इच्छा ना हो, जीने की इच्छा नहीं होती, तो वो जीना नहीं चाहता। लेकिन नई कविता के कवियों ने व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छाओं को जागृत किया है। नए कवि ने इस जिजीविषा को भी वाणी दी है। अज्ञे ने सागर में उछलती हुई मछली के प्रति से मानव को जिजीविषा को व्यक्त किया है। अज्ञे जी लिखते हैं, उछली हुई मछली जिसको मरोड़ी हुई दहल बल्ली में, उसकी जिजीविषा की उत्कर्ष आतुरता मुखर है। मतलब वो ये कहते हैं कि मछली किस तरह से उछलती है, अपने आप को तोड़ती मरोड़ती है, लोगों से बचाती है, लेकिन उसके जीने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। इस प्रकार संक्षेप में नई कविता में आधुनिक युग बोध को भी अपनी विषय वस्तु बनाया है और उसके साथ साथ व्यक्ति में जीवन की इच्छा को भी हम नई कविता में देखते हैं। अब आपका आता है लघु मानव की प्रतिष्ठा। लघु
मानव की प्रतिष्ठा नई कविता का एक प्रमुख विशेषता है। आधुनिक बोध के अंतर्गत ही लघु मानव की प्रतिष्ठा भी नई कविता में हुई है। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदनाएं, भूख, प्यास और मानसिक आंच के लिए दिए उपेक्षित है। मानसिक आंच मतलब जिसको मानसिक रूप से परेशान है, दिमागी रूप से परेशान है, किसी भी कारणवश हो सकता है वह। उदाहरण के लिए भारत भूषण अग्रवाल ने अपनी पंक्तियां लिखी हैं जिनमें कवि ने उस लघु मानव को सर्वसमर्थ मानकर उसे कुछ नया कर दिखाने की प्रेरणा दी है। भारत भूषण जी लिखते हैं, उठो सोच क्या गई ज्योति का, तुम आस्था के दीप जलाओ, अंधकार की हदें खींच दो, लो का एक छोटा सा घेरा, नई किरण का बने पावड़ा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि क्या हो गया है, तुम अपने मन में जीवन की आस्था जलाओ, दीपक जलाओ और एक छोटी सी लो, जिस तरह से दीपक जो होता है उसकी लो छोटी छोटी जलती है और पूरे में प्रकाश कर देती है, वैसे ही तुम अपने जीवन में जो अंधेरा छा गया है तुम्हारे जीवन में उसको हटाइए। तो इस तरह से जो नई कविता के जो कवि हैं वो लोगों के जीवन में आस्था का दीपक जलाने की बात करते हैं। अब आता है प्रयाणानुभूति, भोगवाद एवं वासना। नई कविता में भोग और वासना के स्वर हमें पूर्ण रूप से विद्यमान दिखाई देते हैं। आज का कवि प्रत्येक क्षण को केंद्रित स्तर पर भोगने के लिए उत्सुक है। संभवतः इसी कारण नई कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। कहीं कहीं तो प्रतीकों के माध्यम से वासना की अभिव्यक्ति की है, तो कहीं उसका स्पष्ट कथन हमें देखने को मिलता है। आगे ने यह स्वीकारा भी है कि आधुनिक युग का जो साधारण व्यक्ति सेक्स संबंधी वर्जनाओं से आक्रांत है। ये कुंठाएं काव्य के माध्यम से ही अभिव्यक्त की जा सकती हैं। हम निसंदेह नए कवियों ने कहीं कहीं तो कविता के नाम पर इस तरह से अश्लील टिप्पणी की है जो सभ्य समाज में पढ़े जाने योग्य नहीं है। प्रेम का मूल आगे भी मानते हैं कि प्रेम को वे यौनाकर्षण ही मानते हैं जो शरीर के स्तर पर जन्म लेता है। प्रेम का मूल आधार शरीर ही है, भले ही उसकी उच्च भूमि मन तक पहुंचती हो, ऐसी उनकी धारणा है। आगे की कविताओं में हमें प्रेम का यही स्वरूप दिखाई देता है। कवि ने मासल प्रणयानुभूति को व्यक्त करने में कहीं भी संकोच नहीं किया है। प्रेम को परिभाषित करते हुए आगे लिखते हैं, क्या है प्रेम? घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है। क्या है विरह? प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं में कहीं कहीं अश्लील टिप्पणियों का भी सहारा लिया है, जो कि हम देखते हैं कि सभ्य समाज में पढ़ने लिखने योग्य नहीं है। यही कारण है कि नई कविता धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गई थी। लोक संपर्क या लोक संस्कृति। नया कवि लोक से जुड़ा हुआ होता है। लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य, प्रकृति, बिंब, प्रतीक, शब्द और उपमान नई कविताओं में हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद उत्पन्न भीषण परिस्थितियों के बीच आज का कवि उस व्यक्ति को चित्रित करता है जिसमें समाज की सारी प्रगतिशील शक्तियां केंद्रीभूत हो गई हों। वह सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक रहना चाहता है। उसकी दृष्टि भविष्य पर भी लगी रहती है और वह संघर्षजन्य कटुताओं के बीच भी लोक संस्कृति को बनाए रखना चाहता है। गिरजा कुमार माथुर लिखते हैं, आज दुनिया के करोड़ों आदमी सह रहे हैं धूप, सर्दी और नमी। जिंदगी का एक भी साधन नहीं, उग्र तपती धूप है, सावन नहीं। यहाँ नई कविता किसी वाद या विशेष में फंसना नहीं चाहती है। वह आज जन विरोधी राजनीति की तीव्र आलोचना करती है। नए कवि का विश्वास है कि आज की राजनीतिक के जीवन के प्रति क्षेत्र में ब्रह्म के समान व्याप्त हो गई है, कभी भी उससे अलग नहीं रहा है।
आज के कवि को उसकी संडास भरी विडंबनाओं को व्यंग नस्तानूर करना होगा। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि कभी भी उनकी वाहवाही लूट रहे हैं, हमें इससे बाहर निकलना होगा। धूमिल जी ने संसद से सड़क तक कविता संग्रह उक्त तथ्य का सजीव उदाहरण है। आज की नई कविता लेखक प्राय मध्यवर्गीय समाज से संबंध रखते हैं, अतः कई कवियों की रचनाओं में हम पौर परिवेश और ग्रामीण परिवेशों को देखने को मिलते हैं, किंतु उसमें लेखक सर्वत्र संपर्क बनाए हुए है अपनी लोक से, अपनी संस्कृति से, अपने जीवन से। अब आपका आता है कला पक्ष एवं शिल्प विधान। नई कविता में प्रतीक एवं बिंब विधान को छोड़कर सपाट बयानबाजी पर अधिक बल दिया गया है। आज का कवि समस्त शासन व्यवस्था तंत्र को तोड़ने के साथ साथ भाषा तंत्र को भी तोड़ना चाहता है। उसकी भाषा अनुभव के निकट की होती है, वह सपाट, खुरदरी व कड़ी भी हो सकती है। उसकी अभिव्यक्ति वेलोस और निर्मम है, उसमें संकोच और झिझक नहीं है नई कवि कुछ भी कहने में। जैसे कवि धूमिल लिखते हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मुरम्मत के लिए खड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आदमी यहाँ जूता समझकर ये सोच लेगा कि हमें ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने नए नए शिल्प विधानों के माध्यम से, जोड़ी के माध्यम से उन्होंने सारे आदमियों को समान माना है। नया कवि जीवन की व्यापक विस्तृत क्षेत्र में घूमकर, गहराइयों में उतरकर, जीवन का रस ग्रहण कर उसे अनुभूति की वास्तविकता के साथ हमारे संस्कारात्मक शब्दावली में अभिव्यक्त करके हमारे समक्ष रखता है। नए कवि का उत्साह, भाव तथा पराजय का वर्ण आत्मजयी है तथा वह मिथ्या बातों को नहीं मानता, उसमें एक प्रबल जिजीविषा है। नए कवि का शिल्प भी परंपरागत काव्य से हमें विभिन्न देखने को मिलता है। नए उपमान, नए प्रतीक और नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह है। पुराने प्रतीकों का जादू और उनकी अर्थवत्ता अब कहीं खो गई है, अतः अब नए उपमानों की आवश्यकता है। ऐसी घोषणा अज्ञे जी भी अपनी कलगी बजरे की नामक कविता में करते हैं। वो लिखते हैं, देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाती है। तो निरंतर प्रयुक्त होते रहने से जैसे बर्तन की कलई उतर जाती है, बर्तन साफ हो जाता है, उसी प्रकार एक ही उपमान और एक शब्द का निरंतर प्रयोग करने से उसके शब्द का जादू भी समाप्त हो जाता है। संभवतः शायद यही कारण रहा होगा कि नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने नए नए उपमान दिए जो सर्वथा नवीन हैं और हमारे सामने नवीन उदाहरणों को रखते हैं। अब आया नई कविता में रस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नई कविता में रस नहीं है, नई कविता रस की दृष्टि से फीकी है, तो ऐसी बात नहीं है। आलोचकों ने जो दोष लगाया है कि नई कविता में रस नहीं होता, उसमें साधारणीकरण की मात्रा भी नहीं होती, किंतु यह आरोप सर्वतांश रूप से सत्य नहीं है। अच्छी व समर्थ नई कविता में इसकी भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश नामक कविता इसका ज्वलंत उदाहरण है। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। इस कविता में हमें नाटकीयता के साथ साथ सुंदर शब्दों का संयोजन भी दिखाई देता है। नई कविता की एक और विशेषता है, वह है बहुत थोड़े से संस्कारमय शब्दों में चमत्कार को खोजना। इसी प्रकार प्रभाकर माचवे हुए, चाहे गिरजा कुमार माथुर हैं, रघुवीर शाह हैं, आदि की रचनाओं में हम उक्त नाटकीयता और चमत्कारता हम देख सकते हैं। नई कविता में सजीव और अजीब जैसे भेदों का अड़ंगा लगाना ठीक नहीं है। रघुवीर शाह की छोटी सी कविता बात बोलेगी मौलिकता, तीव्रता, गहरी संवेदना, भाव संवेदनात्मक स्वर तथा व्यापक प्रयोगशीलता का एक उत्तम उदाहरण है। जैसे वो लिखते हैं, बात बोलेगी हम नहीं,
भेद खोलेगी हम नहीं। इसी प्रकार नागार्जुन की कविता है, कविता प्रेत का बयान में जो करुणा, वेदना, तीव्रता और व्यंग्यात्मकता तथा नाटकीयता और नाप सौंदर्य जो हमें दिखाई देता है वह कहीं हमें देखने को नहीं मिलता। अब आता है आपका नई कविता का भविष्य। नई कविता का भविष्य क्या है? निसंदेह कुछ स्वस्थ दृष्टिकोण के आधुनिक कवियों ने कुछ अत्यंत सुंदर रचनाएं लिखी हैं। उनमें वह सब कुछ है जो जीवन के लिए है। इन रचनाकारों की शैली और भाव दोनों सुंदर व स्वस्थ हैं। इन कवियों ने नई कविता को अवांछित रूढ़ियों और राजनीति से बचाया है और उसे नवीन उद्भावनाओं तथा प्रशस्त सौंदर्य से संवारा भी है। इनकी रचनाओं में सौंदर्यानुभूति, सरसता, सीधी सादी भाषा, हृदय की ईमानदारी, निश्चल आत्माभिव्यक्ति की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। जैसे कवि लिखते हैं, मेरे लिए मन का एक भाव है भाव, मेरे लिए मन की एक व्यथा है, भाव को कहाँ बांधूं, व्यथा को कहाँ साधूं, मेरे जीवन की यह अंतहीन कथा है। आज का कवि अपने को समझने के साथ भविष्य के प्रति आशापूर्ण भी है। आज का स्वस्थ नया कवि व्यापक सत्य को व्यंजित करने की चेष्टा करता है। वह सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक भी है, किंतु यह सब कुछ होते हुए भी नई कविता में साधारणीकरण का होना आवश्यक है, अन्यथा वह व्यक्तिगत कुंठाओं, बौद्धिकताओं की शैली मात्र बन के रह जाएगी। अगर कविताओं में मानव हृदय को साधारणीकरण नहीं होगा तो वो क्या है, बुद्धि और तर्क के आधार पर नई कविता एक अतिशय बौद्धिकता की शैली बन के रह जाएगी, जिसमें बौद्धिकता कवि की अनुभूति के रूप में आत्मसात होकर अभिव्यक्ति होना चाहती है और संवेदनशीलता उसका एक अनिवार्य गुण बना रहना चाहिए। इसी रूप में ही उसे भविष्य की अनंत संभावनाओं को में देखा जा सकता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि नई कविता हिंदी काव्य के विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, किंतु नई कविता के नाम पर ऊल जलूल शब्दों को एकत्र कर देना, उसे इतना दुरूह बना देना कि बात ही समझ में ना आए, किसी प्रकार से सही नहीं है। अति बौद्धिकता, छंदहीनता, अश्लीलता, मुक्त यौन चित्रण को नई कविता का दोष ही कहा जाएगा। काव्य रुचि का इतना विस्तृत हो जाना कि वह यौन वासनाओं की नग्न चित्रण, कुंठाओं की अभिव्यक्ति, निराशा और अश्लीलता की भौणी एवं अस्वस्थ शब्दावली को हमारे सामने लाए, किसी भी साहित्यिक की उपलब्धि नहीं कहा जाता। कुल मिलाकर नई कविता हिंदी काव्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। जी धन्यवाद।